Friends, today we will read Mughal relations with other rulers in chapter The Mughal Empire. Take a look at table 1 once again. You will notice that the Mughal rulers campaigned constantly against rulers who refused to accept their authority. But as the Mughals became powerful, many other rulers also joined them voluntarily. The Rajputs are a good example of this. Many of them married their daughters into Mughal families and received high positions, but many resist as well. जब हम टेबल 1 को देखते हैं, एक बार दोबारा देखते हैं, तो हमने वहाँ नोटिस किया होगा कि जो मुग़ल शासक हुए हैं उन्होंने जो अभियान चलाए कॉन्स्टेंटली रूलर्स के खिलाफ, जिन्होंने उनकी अथॉरिटी मानने से इनकार कर दिया था। जैसे जब मुग़ल पावरफुल बने तो उनमें बहुत सारे ऐसे रूलर्स हुए जिन्होंने उसको ज्वाइन किया, और जो राजपूत उसमें सबसे बेस्ट उदाहरण हैं। उनमें से अधिकतर जो है उन्होंने अपनी पुत्रियों का विवाह मुग़ल फैमिलीज़ में किया और हाई पोजीशंस प्राप्त की। बट मैनी रजिस्टर्ड एज वेल, लेकिन कुछ राजपूतों ने उनका विरोध भी किया था। इनमें सिसोदिया राजपूत थे मेवाड़ के, जिन्होंने मुग़लों की सत्ता स्वीकार करने से लंबे समय तक इनकार कर दिया था। Once defeated, however, they were honorably treated by the Mughals, given their lands back as assignments, Batan Zagir. The careful balance between defeating but not humiliating their opponents enabled the Mughals to extend their influence over many kings and chieftains. But it was difficult to keep this balance all the time. Look at table 1 again. Note that Aurangzeb insulted Shivaji when he came to accept Mughal authority. What was the consequence of this insult? सिसोदिया जो राजपूत थे मेवाड़ के, उन्होंने मुग़लों की अथॉरिटी जो है बहुत लंबे समय तक उससे इनकार किया था। एक बार जब उनकी हार हुई 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में, है ना, महाराणा प्रताप जो है मेवाड़ के शासक थे, जिन्होंने उनकी अथॉरिटी अस्वीकार किया था। और ऑनरेबली अगर देखें तो मुग़लों ने उनके साथ ट्रीट किया और उन्हें लैंड दी गई, बतन दिए गए, और बैक एज असाइनमेंट्स बतन जागीर के रूप में उनको। और एक केयरफुल बैलेंस जो है, उनकी जो हार थी या उनको ह्यूमिलेटिंग किया गया जो उनके अपोनेंट्स हुआ करते थे मुग़लों के, क्योंकि मुग़लों ने अपनी पावर्स को एक्सटेंड किया, बहुत सारे राजा जो चीफ्टेंस थे उनको प्रभावित किया। लेकिन ये काफ़ी मुश्किल था इस बैलेंस को सभी समान रूप में बराबर रखना। इसलिए अगर हम टेबल 1 दोबारा देखें तो हम यहाँ नोट करेंगे कि औरंगज़ेब ने जो है शिवाजी का इंसल्ट किया था जब शिवाजी ने मुग़ल अथॉरिटी को स्वीकार कर लिया था, है ना। स्वीकार करने के लिए जब आगरा आए थे शिवाजी, तब उसका इंसल्ट किया था औरंगज़ेब ने। तो इसके पीछे का क्या कारण रहा या उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे इंसल्ट के, वो एक अलग विषय है। मनसबदार्स एंड जागीरदार्स। As the empire expanded to encompass different regions, the Mughals recruited diverse bodies of people from a small nucleus of Turkish nobles, Turanis. They expanded to include Iranians, Indian Muslims, Afghans, Rajput, Marathas, and other groups. Those who joined Mughal service were enrolled as Mansabdars. जैसा कि साम्राज्य का विस्तार हुआ तो अलग अलग क्षेत्रों में मुग़लों के, तो उन्होंने जो है अलग अलग बॉडीज़ को रिक्रूट किया, लोगों को अलग अलग बॉडीज़ में। और जो छोटे न्यूक्लियस थे तुर्कीस के नोबल्स के, जिसको तुरानिस कहा जाता था, उनको एक्सपेंड किया गया। उसमें ईरानी थे, इंडियन मुस्लिम थे, अफ़गान थे, राजपूत थे, मराठा थे, और भी अन्य समूह थे जिन्होंने मुग़ल सर्विस को ज्वाइन किया था। उनको मनसबदार के रूप में एनरोल किया गया था। द टर्म मनसबदार रेफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ मनसब। टर्म जो मनसबदार होता है उसका मतलब होता है एक व्यक्तिगत रूप से जो एक मनसब को होल्ड करता था। इसका जो मीनिंग होता था, मनसब का मीनिंग क्या था? रैंक। मनसब को किसको कहा जाता था? रैंक। ये वाला जो वर्ड आ रहा है ना, रैंक, रैंक का मतलब क्या होता था? मनसब। मनसब यानी कि एक पोजीशन, ठीक है। इट वॉज अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय द मुगल्स टू फिक्स। तो ये एक ग्रेडिंग सिस्टम था जिसका उपयोग मुग़लों ने किया और उसको फिक्स किया। पहला रैंक, दूसरा सैलरी और तीसरा मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। पहला उसका रैंक होता था, दूसरा सैलरी क्या है और उसकी सैन्य जिम्मेदारियाँ। रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाई अ न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जड।
रैंक और जो सैलरी थी उसको एक न्यूमेरिकली वैल्यूज़ में जो डिटरमाइन किया जाता था उसको क्या कहा जाता था, उसको कहा जाता था जत, है ना। अगर आप देखेंगे तो उसको क्या कहा जाता था, उसको जत कहा जाता था, है ना। ये वाला ये वाला जट, ठीक है, जट कहा जाता था। द हायर द जट द मोर प्रेस्टिजियस वॉज द नोबल्स पोजिशन इन कोर्ट एंड द लार्जर इज सैलरी, है ना। जो हाईएस्ट जट होता था वो काफ़ी प्रेस्टिजियस होता था, उसकी लाइफ काफ़ी और उसकी नोबल्स पोजीशन होती थी कोर्ट के अंदर, ठीक है, और अधिक मात्रा में उसको सैलरी दी जाती थी। द मनसब दास मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटीज रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार और कैवलरी मैन। जो मनसबदार होता था जिसके पास मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी उसको आवश्यकता होती थी कि वो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार्स को मेंटेन रखे, है ना। द मनसबदार ब्रॉट हिज कैवलरी मैन फॉर रिव्यू, गॉट देम रजिस्टर्ड, देयर हॉर्सेस ब्रांडेड एंड देन रिसीव्ड मनी टू पे देम एज सैलरी। जो मनसबदार होता था वो कैवलरी मैन को खरीदता था और उसको रजिस्टर्ड करवाता था। उसके पास जो घोड़े होते थे वो ब्रांडेड घोड़े होते थे और उनसे वो पैसा प्राप्त करता था और उसको सैलरी के रूप में पे करता था। मनसबदार रिसीव्ड देयर सैलरीज एज रेवेन्यू। मनसबदार जो है वो अपनी जो सैलरी है वो रेवेन्यू के रूप में क्या करता था, प्राप्त करता था, है ना। असाइनमेंट्स, रेवेन्यू असाइनमेंट्स कॉल्ड जागीर्स, है ना। उसको जो रेवेन्यू असाइनमेंट उसको मिलता था उसे क्या कहा जाता था, जागीर कहा जाता था। which were somewhat like iktas but unlike muktis, most mansabdars did not actually reside in or administer their जागीर्स, ठीक है। जो इनमें से जैसे पहले हमने इक्ता के बारे में पढ़ा, मुक्तिस के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। तो जो मनसबदार थे वो वास्तविकता में क्या था कि वो जो है अपनी जागीर्स नहीं लेते थे ना। अपनी जो जागीर होती थी, मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन और एडमिनिस्टर देयर जागीर, ठीक है। दे ओनली हैड राइट टू द रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट्स। केवल उनके पास जो है रेवेन्यू के असाइनमेंट्स होते थे। रेवेन्यू जो असाइनमेंट्स थे उनके अधिकार उनको थे। विच वॉज कलेक्टेड फॉर देम, जिसे वो लोगों से कलेक्ट करते थे। बाई देयर सर्वेंट्स वाइल द मनसबदास देमसेल्व्स सर्व्ड इन सम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। मनसबदार और वो जो सर्व करते थे देश के अन्य हिस्सों में, तो उनके जो कैवलरी मैन होते थे या जो सर्वेंट्स होते थे उनसे वो क्या करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। इन अकबर्स राइन दीज जागीर्स वर केयरफुली असेस्ड सो दैट देयर रेवेन्यूज वर रफली इक्वल टू द सैलरी ऑफ द मनसबदार। अकबर के शासनकाल में ये जो जागीर थी उनको सावधानी पूर्वक क्या किया गया, असेस किया गया, उनका आकलन किया गया। उनके जो रेवेन्यूज थे उनको रफली इक्वल किया गया और मनसबदार की सैलरी के बराबर, है ना। वाई औरंगजेब्स राइन दिस वाज नो लॉन्गर द केस एंड द एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड वाज ऑफन लेस देन द ग्रांटेड सम। औरंगजेब के शासनकाल में ये काफ़ी जो है अगर हम देखें ज़्यादा लंबा केस नहीं था, लेकिन जो एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था वो कम होता था ग्रांटेड सम से, जो प्राप्त जो सम होता था उससे कम होता था। देयर वॉज ऑल्सो ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार्स। एक बहुत बड़ा इंक्रीज हुआ किसमें, नंबर ऑफ मनसबदार्स में। विच मीट अ लॉन्ग वेट बिफोर दे रिसीव्ड अ जागीर, जिसका अर्थ ये था कि एक लंबे समय के बाद जो है जागीरों को उससे पहले क्या किया गया, रिसीव किया गया था, प्राप्त किया गया था। दीज एंड अदर फैक्टर्स क्रिएटेड अ शॉर्टेज इन द नंबर ऑफ जागीर्स। ये भी और अन्य भी कारण रहे उसके, जिससे कि जागीर्स, नंबर ऑफ जागीर्स जो हो गई उनकी कमी हो गई। उसका परिणाम ये हुआ कि मैनी जागीरदार्स ट्राई टू एक्सट्रैक्ट एज मच रेवेन्यू एज पॉसिबल वाइल दे हैड अ जागीर। बहुत सारे जो जागीरदार थे उन्होंने ये कोशिश किया कि वो जो रेवेन्यू अधिकतर जो संभव हो सके, है ना, वो जागीरों से प्राप्त करने का कोशिश किया। औरंगजेब वॉज अनेबल टू कंट्रोल दीज डेवलपमेंट्स इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज राइन। औरंगजेब अंतिम अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में इस प्रकार के जो डेवलपमेंट हो रहे थे उनको नियंत्रित करने में असमर्थ था। एंड द पीसेंट्री देयरफॉर सफर्ड ट्रेमेंडसली, ठीक है। और जो पीसेंट्री वर्ग था इसलिए वो इस प्रकार के समय से कहें तो वो गुजर रहा था, इस प्रकार की स्थिति से गुजर रहा था, जो किसान या काश्तकार का जो सेक्शन था। जब्त एंड जमींदास।
The main source of income available to Mughal rulers was Akbar's. The main source of income available to Mughal rulers was tax on the produce of the peasantry. In most places, peasants paid taxes through the rural elites, that is the headman or the local chieftain. The Mughals used one term zamindars to describe all intermediaries, whether they were local headmen of village or powerful chieftains. अब हम पढ़ेंगे जब्त और जमींदार के बारे में ना। जो मेन सोर्स था इनकम का जो मुग़ल शासकों के लिए उपलब्ध था वो क्या था, टैक्स था, और किसानों से जो प्रोडक्शन होता था, है ना, टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द पिसेंट्री, यानी किसान जो भी उत्पादन करते थे उस पर जो टैक्स लिया जाता था वो मुग़ल शासकों का मुख्य आय का स्रोत हुआ करता था। अधिकतर स्थानों पर जो पीसेंट्स होते थे वो टैक्स पे करते थे, ठीक है। जो रूरल एलिट्स वर्ग था या जो ग्रामीण अभिजात जो वर्ग होता था उसको वो टैक्स क्या करते थे, पे करते थे। और जो गांव का मुखिया होता था या जो लोकल चीफ्टेंस होते थे, मुगल्स ने एक टर्म यूज़ किया था जिसको कहा गया जमींदार्स, है ना। जमींदार्स का मतलब क्या होता है, इसमें टू डिस्क्राइब ऑल इंटरमीडियरीज, है ना, ये सभी जो बिचौलिए जो होते थे, वेदर दे वर लोकल हेडमैन ऑफ विलेज और पावरफुल चीफ्टेंस, जबकि जिसमें लोकल हेडमैन होता था गांव का या लोकल जो मुखिया होता था और पावरफुल चीफ्टेंस, उनको ज़मींदार कहा जाता था। अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल, अकबर का जो राजस्व मंत्री था टोडरमल, कैरिड आउट अ केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप यील्ड्स, प्राइसेस एंड एरियाज कल्टिवेटेड फॉर अ 10-year पीरियड 1570 to 1580. On the basis of this data, tax was fixed on each crop in cash. Each province was divided into revenue circles with its own schedule of revenue rates for individual crops. This revenue system was known as जब्त। अकबर का जो राजस्व मंत्री था टोडरमल, है ना, उसने एक बहुत ही केयरफुल सर्वे किया क्रॉप यील्ड्स का। तो प्राइसेस जो थे उस क्षेत्र में जो कल्टीवेटेड एरिया था 10 वर्ष के दौरान 1570 से 80 के बीच में, उसके आधार पर ये जो डाटा है, ठीक है, टैक्स जो है वो फिक्स था प्रत्येक फसल के लिए, कैश में मिलता था उसको। और प्रत्येक जो प्रोविंस होती थी उसको रेवेन्यू सर्कल्स में डिवाइड किया गया था और उसके कुछ ऑन शेड्यूल्स बनाए गए थे। रेवेन्यू रेट जो था वो प्रत्येक फसल के लिए था, जो इंडिविजुअल फसल्स थी सबके लिए रेवेन्यू रेट होता था। और ये जो रेवेन्यू सिस्टम होता था उसको क्या कहा गया, जब्त कहा गया है। तो मुग़ल काल के दौरान जो रेवेन्यू सिस्टम होता था उसको क्या कहा जाता था, जब्त। ये ध्यान रखना आपको, उसको जब्त कहा जाता था, ये वाला वर्ड है ना, जब्त कहा जाता था। इट वॉज प्रिवलेंट इन दोज एरियाज वेयर मुग़ल एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड सर्वे द लैंड, और जो क्षेत्र जहाँ पर मुग़ल एडमिनिस्ट्रेटर सर्वे किया कर सकते थे, ऐसे जो लैंड एरियाज थे, केप्ट वेर एंड कीप वेरी केयरफुल अकाउंट्स, और वो बहुत ही सावधानी पूर्वक अकाउंट्स को रखते थे। दिस वाज नॉट पॉसिबल इन प्रोविंसेस सच एज गुजरात एंड बंगाल, और ये संभव नहीं था जो प्रोविंसेस एरियाज थे जैसे गुजरात था, बंगाल था। इन सम एरियाज द जमींदार्स एक्सरसाइज्ड अ ग्रेट डील ऑफ पावर, कुछ क्षेत्रों में जमींदारों ने जो है एक बहुत ही ग्रेट डील किया, पावर का जो है ग्रेट डील हुआ। तो द एक्सप्लॉयटेशन बाय द मुग़ल एडमिनिस्ट्रेटर्स को ड्राइव दैम टू रिविलियन, तो जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, ठीक है, मुग़ल एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा, ठीक है, उसको कैसे ड्राइव किया जा सके, है ना। तो समटाइम्स जमींदार्स एंड पीसेंट्स ऑफ द सेम कास्ट अलाइड इन रिविलिंग अगेंस्ट मुग़ल अथॉरिटी। तो कुछ समय में क्या हुआ कि जो जमींदार थे या जो किसान वर्ग होता था सेम एक ही कास्ट के, उन सब ने मिल कर के जो है मुग़ल अथॉरिटी, मुग़ल पावर्स के खिलाफ क्या किया, रिविलिंग किया, है ना, विरोध किया, विद्रोह किया। दिस पीसेंट रिवॉल्ट्स चैलेंज द स्टेबिलिटी ऑफ द मुग़ल एम्पायर। तो ये जो पीसेंट रिवॉल्ट था उसने मुग़ल एम्पायर की जो स्टेबिलिटी थी, जो स्थिरता थी, उसको चैलेंज किया फ्रॉम द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी। कब? 17वीं शताब्दी के अंत में। एक क्लोजर लुक अकबर्स पॉलिसीज़। अब हम अकबर की नीतियों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा यहाँ पे प्रकाश डालेंगे अकबर्स के बारे में। आईने अकबरी, है ना, आईने अकबरी के बारे में समझेंगे ना कि आईने अकबरी क्या थी, किसने, अबुल फजल ने लिखा था आईने अकबरी। अकबर ऑर्डर्ड वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड एंड कर्टियस अबुल फजल
टू राइट ए हिस्ट्री ऑफ हिज राइन, है ना। उसके जो शासनकाल की जो इतिहास लिखा है वो किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है, जो उसका बहुत ही क्लोज फ्रेंड था। अबुल फजल रोट अ 3 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर्स राइन। अबुल फजल ने एक 3 वॉल्यूम का हिस्ट्री लिखा है अकबर के शासनकाल के बारे में, जिसको टाइटल क्या दिया गया था? अकबर नामा। उसको क्या कहते हैं? अकबर नामा। यानी अकबर के शासनकाल से संबंधित जो हिस्ट्री मिलता है वो कहाँ पे मिलता है? अकबर नामा में मिलता है, ठीक है ना। द फर्स्ट वॉल्यूम डील्ड विद अकबर्स एंसेस्टर्स। जो पहला वॉल्यूम है जो अबुल फजल ने लिखा है अकबरनामा के रूप में, उसके पहले वॉल्यूम के अंदर अकबर के पूर्वजों के बारे में है। एंड द सेकेंड वॉल्यूम रिकॉर्डेड द इवेंट्स ऑफ अकबर्स राइन। दूसरा जो वॉल्यूम है उसमें अकबर के शासनकाल के दौरान के जो इवेंट्स हुई, जो घटना हुई, उनको रिकॉर्ड किया गया है। जो तीसरा वॉल्यूम है उसको आईने अकबरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आईने अकबरी कहा जाता है, ठीक है ना। इट डील्स विद अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, और इसमें अकबर के जो प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताया गया है। हाउस होल्ड, आर्मी, द रेवेन्यूज़ एंड द जोग्राफी ऑफ हिज एम्पायर। मतलब उसके यहाँ गृहस्थ का क्या सिस्टम था, आर्मी का क्या था, रेवेन्यूज़ का क्या सिस्टम रहा, और उसके जो शासनकाल का जो जोग्राफी था उसके बारे में सब कुछ दिया गया है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स रिच डिटेल्स अबाउट द ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ द पीपल लिविंग इन इंडिया। और ये जो है बहुत ही रिच डिटेल्स प्रोवाइड करता है, बहुत ही अच्छी डिटेल्स प्रोवाइड करता है इसके बारे में, ट्रेडिशन और कल्चर के बारे में, जो भारत में उस समय लोग रहा करते थे उनके बारे में बताता है। द मोस्ट इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट अबाउट द आईने अकबरी इज इट्स रिच statistical details about things as diverse as crops, yields, prices, wages and revenues। सबसे जो मोस्ट इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट है इसके आईने अकबरी के बारे में वो क्या है कि उसमें बहुत ही रिच स्टैटिकल डिटेल्स हैं, है ना। एक तरीके की सांख्यिकी जो डिटेल्स होते हैं वस्तुओं के बारे में, और अलग अलग जो क्रॉप्स हैं, यील्ड्स है, प्राइसेस हैं, वेजेस हैं, रेवेन्यूज़, सबके बारे में अलग अलग जो है स्टैटिकल डिटेल्स जो है उसमें दी गई हैं। अब हम पढ़ेंगे अकबर्स की पॉलिसीज़ के बारे में कि अकबर की क्या क्या नीतियाँ रहीं। द ब्रॉड फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर लेड डाउन बाय अकबर एंड वर एलोबरेटली डिस्कस्ड बाय अबुल फजल इन हिज बुक द अकबरनामा, इन पर्टिकुलर इन इट्स लास्ट वॉल्यूम द आईने अकबरी। अभी मैंने बताया आपको कि अकबरनामा लिखी थी किसने? अबुल फजल ने। अबुल फजल कौन था? अबुल फजल अकबर का सबसे क्लोज फ्रेंड था, ठीक है ना। अकबर कौन था? सबसे क्लोज फ्रेंड था। किसका क्लोज फ्रेंड था? सबसे अकबर का क्लोज फ्रेंड था अबुल फजल, ठीक है ना। तो उसने 3 वॉल्यूम में लिखी थी। क्या लिखा था? अकबरनामा लिखा था। पहला वॉल्यूम मैंने बताया एंसेस्टर्स के बारे में था, और दूसरे वॉल्यूम के बारे में भी मैंने आपको बताया कि सेकंड वॉल्यूम किसके था? इसमें अकबर के शासनकाल के घटनाओं को रिकॉर्ड किया गया था। और जो तीसरा जो वॉल्यूम है उसमें आईने अकबरी जिसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आईने अकबरी, जिसमें अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिटेल्स दी गई हैं। अबुल फजल एक्सप्लेन्ड दैट द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस कॉल्ड सूबास। अबुल फजल ने व्याख्या किया है कि जो साम्राज्य था वो अलग अलग प्रोविंसेस में बटा हुआ था, जिसको सूबास कहा जाता था, सूबा कहा जाता था। गवर्नड बाय ये सूबेदार हु कैरिड आउट बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शंस, ठीक है। और उसको सूबेदार के द्वारा शासित किया जाता था, जो कि उसके पास जो है पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शंस दोनों ही उसके कार्य होते थे, राजनीतिक भी और सैन्य अभियान, जो भी सैन्य कार्य होते थे। ईच प्रोविंस ऑल्सो हैड अ फाइनेंशियल ऑफिसर और दीवान। प्रत्येक जो प्रोविंस होती थी उसका एक फाइनेंशियल ऑफिसर होता था जिसको दीवान कहा जाता था। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर इन हिज प्रोविंस, और उसका जो काम होता था वो क्या होता था कि अपने क्षेत्र के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। द सूबेदार वॉज सपोर्टेड बाई अदर ऑफिसर्स, है ना। जो सूबेदार होता था उसको अन्य अधिकारियों का सपोर्ट होता था, सच एज द मिलिट्री पे मास्टर, जिसको क्या कहा जाता था? बख्शी कहा जाता था। मिलिट्री का जो पे मास्टर होता था उसको क्या कहते थे? बख्शी। एंड द मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज, उसको सदर कहा जाता था, ठीक है ना। जो धार्मिक मामलों का जो अधिकारी होता था उसको सदर कहा जाता था। मिलिट्री कमांडर्स को फौजदार कहा जाता था, और जो टाउन पुलिस कमांडर होता था उसको कोतवाल कहा जाता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। क्या कौन किसको क्या कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको बहुत ही आवश्यक है। जैसे इसमें अलग अलग नाम दिए गए हैं
जो सूबेदार होता था प्रोविंस का, उसके जो सपोर्टिंग अधिकारी होते थे तो उनमें मिलिट्री पे मास्टर क्या होता था, इसको क्या कहा जाता था, बख्शी कहा जाता था। मिनिस्टर इंचार्ज रिलीजियस क्या होता था, उसको सदर कहा जाता था। ठीक है, मिलिट्री कमांडर को फौजदार कहा जाता था और जो टाउन पुलिस कमांडर होता था उसको कोतवाल कहा जाता था। तो इन टर्म को आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सूबेदार होता था वो सूबे के अंदर शासन चलाता था, यानी कि वो उसको शासित करता था। ठीक है ना। अब आगे की कहानी हम कल पढ़ेंगे आगे। ठीक है।